हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस सेट 667 को। यहाँ पे हम एज ऑलवेज कंप्यूटर रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें जीएस और कंप्यूटर या हिंदी के क्वेश्चंस नहीं है, तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लासरूम में बहुत अच्छे से कराए जाते हैं। थोड़ा रीजनिंग के वाले पोर्शन में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। जिनको आ जाता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा ये लेवल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल या फिर उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं ये अपलोड की जाती हैं, सो दैट कि जो टाइम है क्लासेस में वो टाइम और चीज़ों पे दिया जा पाए और जो है ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑनलाइन मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और देखिए, अगर आप एक पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा लगभग आपको एक टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर बार गलती भी आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस में करते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। भाई, इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिससे आप कंप्यूटर को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? आपके पास कीबोर्ड आपके पास इनपुट डिवाइस में आ जाता है। आपके पास देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, डिजिटल कैमरा अक्सर पूछा जाता है कि डिजिटल कैमरा कौन सी युक्ति है। तो डिजिटल कैमरा मतलब जिसमें आप फोटो वगैरह कैप्चर करते हैं, तो भैया ऑब्वियस ही बात है वो भी एक इनपुट डिवाइस ही आपके पास होती है। इसी टाइप से आपके पास अक्सर पूछा जाता है जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसी टाइप से आपके पास कीबोर्ड तो आपने लिख ही दिया है। इसी टाइप से हम माउस की बात करेंगे कि माउस कैसा डिवाइस है, तो माउस भी आपके पास इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये था कि इसमें से आपके पास इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे लाउड स्पीकर जो है वो आपके पास इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी माइक्रोफोन, माउस ये आपके पास इनपुट डिवाइसेज हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस जो यूज़ की जाती है, अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, तो उसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास माउस बन जाता है। साथ ही साथ में अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस में आपके पास लाउड स्पीकर आ जाते हैं, आपके पास प्रिंटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास प्लॉटर्स आपके पास आ जाता है। ये आपके पास जो है ये आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। इनसे रिलेटेड आपके पास अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्कैनर भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कैनर क्या है, तो स्कैनर भी आपके पास डिवाइस हो जाते हैं। कभी आपसे टच स्क्रीन भी पूछा जाता है। टच स्क्रीन भी आपके पास वैसे इनपुट डिवाइस ही है, इनपुट ही है, क्योंकि मतलब हम एक्चुअली इसे कहते हैं कि इनपुट है, लेकिन एक्चुअली जो टच स्क्रीन होता है और जो डिस्प्ले होती है वो दोनों अलग अलग होती है। तो टच स्क्रीन को हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि डिस्प्ले में आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं। ठीक है, हालांकि वैसे ये क्वेश्चन बहुत कम, रेयर चांसेस है ये एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन हाँ कभी आ जाता है ये क्वेश्चन में, तो इस चीज़ को भी थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी टाइप से आपके पास अगर फ्लैट स्क्रीन कभी आ जाए, या स्क्रीन की हम जब बात करते हैं, तो ये आपके पास ये भी कैसा डिवाइस हो जाता है, या ये भी आपके पास कैसा है, आउटपुट हो जाता है। फ्लैट स्क्रीन, स्क्रीन पे ही आप क्या चीज़ें देखते हो, आउटपुट देखते हैं। तो ये एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या कहलाती है? तो इसका जो प्रथम स्क्रीन होता है हम इसे कहते हैं डेस्कटॉप। बूटिंग प्रोसेस बेसिकली आपके पास क्या होती है, विंडोज़ आपने देखा होगा, जैसे आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो बेसिकली बूटिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें आपका कंप्यूटर चेक किया जाता है। कंप्यूटर पर चेक किया जाता है कि आपकी रैम, रोम या और भी जो चीज़ें हैं क्या वो पर्टिकुलर तरीके से काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग कहना। ठीक है, और बूटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो बूटिंग में जो समय लगता है, उसके बाद जैसे बूटिंग प्रोसेस पूरी होती है, कंप्यूटर आपका चेक होता है और आपके पास सबसे आगे जो स्क्रीन दिखाई देती है बूटिंग के बाद, जैसे विंडो आपकी ओपन होती है, तो उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, इसे बूट होने के बाद जो हमें सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे निम्न में से वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, तो इसमें आपको बताना है वेब ब्राउज़र इसमें कौन सा है। वेब ब्राउज़र वो होते हैं जिसकी सहायता से आप जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, या जहाँ पे आप क्या कर देते हैं, इंटरनेट आप चला पाते हैं। वेब ब्राउज़र में सबसे जो यहाँ पे एग्जांपल आता है वो फायरफॉक्स का आता है, या मोजिला फायरफॉक्स भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोम के बारे में, या गूगल क्रोम भी आप इसे कह सकते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है इन सारी चीज़ों से कि भैया बताइए कि क्रोम क्या है, तो इसमें आपके पास वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र का मतलब क्या होता है, जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। इसी टाइप से आपके पास ओपेरा, हालांकि अब तो यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कुछ आपके पास कुछ हैं वेब ब्राउज़र। द वर्ल्ड आपके पास एक वेब ब्राउज़र है। साथ ही साथ में एक याद रखना चाहो तो आप इसमें अक्सर पूछा जाता है सफारी के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट वेब ब्राउज़र हैं जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसके में जो इसका आंसर बनता है वो बनता है ALU, यानी ALU। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, L का मतलब ALU। इसकी फुल फॉर्म जो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपको पता होगा।
बेसिकली देखिए कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना तुलना के काम आता है, हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू होता है हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब जो ये सीपीयू होता है आपके कुछ पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इस सीपीयू में आपके पास एक होती है कंट्रोल यूनिट इस टाइप से, और इसके पास होता है एक यहाँ पे ALU, जिसे हमने नाम दिया है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और यहाँ पे एक चीज़ और होती है जिसे हम नाम देते हैं मेमोरी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं आपके पास। ये बेसिकली यही आपके पास क्या है, आपके पास ये एक क्या है, सीपीयू है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सीपीयू है। और सीपीयू आपका पता है कि सीपीयू का काम भैया आपका प्रोसेसिंग करना होता है। अब कैसे बेसिकली ये प्रोसेस करता है ये आपको समझना है। यहाँ पे होता क्या है कि हम यहाँ पे एक इनपुट देते हैं, कहाँ पे, कंट्रोल यूनिट पे आप मान के चलिए हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, और यहाँ से आपको एक आउटपुट मिलेगा जो आपके पास मिल सकता है मॉनिटर की स्क्रीन पे मिल सकता है आउटपुट, जो हम कहते हैं मॉनिटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है, या आपके पास प्रिंटर्स के थ्रू भी आपके पास यहाँ से आउटपुट मिल सकता है। आप जैसे ही किसी चीज़ को इनपुट देते हैं, इनपुट का मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे 2 × 2 किया। 2 × 2 का मतलब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली जो इनपुट आपने दिया है बाय द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली चला जाता है आपके पास कंट्रोल यूनिट के पास। ये कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगा, ये देखेगा यार ये कौन सी चीज़ मेरे पास आई है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसका मतलब ये ALU के पास भेज देगा, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस ALU का काम क्या होता है, ये मेरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन यानी जोड़ गुणा भाग, ये सारी चीज़ें ये परफॉर्म करता है। तो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ मुझे मेमोरी में भेजनी है और कौन सी चीज़ मुझे ALU के पास भेजनी है। तो यहाँ पे इस टाइप से ये ALU को भेजता है, और हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन है तो वहाँ पे आउटपुट हमें शो हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक चीज़ काफ़ी अक्सर पूछी जाती है, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो का एक हार्डवेयर है, क्योंकि हम सोचते हैं यार कंट्रोल यूनिट का मतलब हो सकता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का काम करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ALU क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, तो कभी भी कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और एक्सेल में 7वीं रो। ओके, तो ये R लिख दो, इसे चौथा कॉलम RC के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये एड्रेस क्या दिखाता है। अब एक्सेल में अगर किसी ने काम किया तो वेल एंड डन, नहीं किया तो 2 क्वेश्चन जो यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। जो एक्सेल सीट होती है आपके पास कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से इन्हें सेल बोला जाता है, ऐसे ये सेल होती है यहाँ पे, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है ये रो होता है, ठीक है, जिन्हें हम पंक्ति कहते हैं, और ये आपके पास कॉलम्स हैं। ये क्या है आपके पास, ये होते हैं आपके पास कुछ कॉलम्स। अब देखिए जो कॉलम्स होते हैं या जो रो होती है ना, ये रो, इनको कुछ ऐसे दिखाया जाता है 1 2, और जो कॉलम्स होते हैं ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं ABC, कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्सेल में 7वीं रो और चौथे कॉलम का एड्रेस क्या होगा। तो यहां पे रो का मतलब ये हो गया, यहां पे कहीं 7वां होगा, तो 7वां का मतलब ये वाला। रो को हमेशा ऐसे नंबर से दिखाया जाता है 1 2 3 4 5 6, और कभी भी हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम को ऐसे दिखाया जाता है ABCD इस टाइप से। तो 7वीं रो और चौथा कॉलम यानी ABCD, चौथा कॉलम, ओके, ABCD। तो यहाँ पे 7 और D, ये बात सबको समझ में आ रही है। क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है कि रो को आप कैसे दिखाते हैं, तो रो को 1 2 3 के फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे हमने भी बात की है। और अगर आपके पास कॉलम आए तो कॉलम आप अल्फाबेट नंबर में दिखाते हैं ABCD। तो इस टाइप से आपके पास जो यहाँ पे आंसर बनेगा 7D, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, 91 क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पहले भी एग्जाम में आज आ चुका है, और काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है कि देखो भाई, सबसे पहले होता है सदस्य, ठीक है, और सदस्यों से मिलकर बनता है आपका परिवार। ठीक है, और जो परिवार होता है इनसे मिलकर बनता है एक समुदाय, और जब समुदाय बनता है तो इससे मिलकर बनता है एक इलाका। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो फिर बनता है देश। इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन होना चाहिए 3rd, 1st, 2, 4, 5, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी किसी एक लोअर पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने इसे गलत किया था, इलाके को पहले यहाँ लिख दिया था, यानी बहुत सारे लोगों ने इसे मे बी 3 1 2 4 यहाँ पे चौथा है ना, तो किसी ने, बहुत लोगों ने इसे भी मारा हुआ यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये पहले यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, पहले आपके पास बनता है सदस्य बनता है सबसे पहले, फिर उसके बाद परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनेगा, उसके बाद आपके पास इलाका, और फिर उसके बाद देश यहाँ पे बनता है। चलिए अब ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखिए सिंपल सी बात, नंबर्स आपके पास छोटे, हमेशा एक बात मैंने आपको बताई है भाई, पहले डिफरेंस से चेक करो या फिर एडिशन वगैरह चेक करो। डिफरेंस चेक करो, 36 और 28 के बीच में अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस बनेगा कितने का बन रहा है, यहाँ पे आपके पास 8 का डिफरेंस बन रहा है। 28
एंड आपके पास 24 के बीच में डिफरेंस देखो आपके पास कितने का बन रहा है भाई, 4 का बन रहा है। 24 और 22 के बीच में डिफरेंस देखोगे आपके पास तो कितने का बन रहा है, 2 का बन रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 है, 0 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, लेकिन एक्चुअल में ये सीरीज नहीं है। 0 के बाद अगर 2 होता, 2 के बाद 4 होता, तो 4 के बाद आपके पास आना चाहिए था 6। तो इसका मतलब यहाँ पे आप जो सोच रहे थे बहुत सारे कि ये 22 आएगा, तो यहाँ पे 22 नहीं आएगा, क्योंकि 22 से 22 माइनस करोगे तभी तो 0 आएगा। डिफरेंस क्या होता है, 0 आएगा ना। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग में लगाओ इसमें कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आना चाहिए था, यहाँ पे जो आपका बनेगा वो आपके पास आना चाहिए 1, ठीक है। और 1 कब आएगा, जब आप यहाँ पे 21 लिखते, और 21 लिखने का मतलब आपके पास क्या है, 21 अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो 22 और 21 के बीच में डिफरेंस आएगा 1। अब देखो ये ऐसा बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई 2 करो, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 अब बनेगा आपके पास 8, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीरीज़ बनानी है कि कंटिन्यूसली वो सीरीज़ बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने दिखा ना, जैसे 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद डायरेक्टली 8 बन रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में डालो कि भाई आप एडिशन कर रहे हो वहाँ पे, लेकिन वो एडिशन एक्चुअल में जो कंप्लीट सीरीज़ नहीं बन रही है, क्योंकि वो 4 के बाद 6 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस समझने वाली बात होती है। बहुत सारे लोगों ने इसे समझा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं समझा। क्या समझना था इसमें, यदि आगामी परसों रविवार है, भाई क्या बनाना होता है, तो भाई देखो ये आज हो गया, आगामी परसों, आगामी का मतलब आने वाला, तो एक ये है, एक ये है, यानी यहाँ पे जो ये आपके पास जो दिन होगा, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास है रविवार, ठीक है। ये आपके पास हो गया आगामी परसों। तो आगामी कल के दिन के गत परसों, आगामी कल बोले तो देखो भाई ये आज है, ये भी सब समझते हैं, ये आज है, ये आज से आगामी कल, तो ये आगामी कल होगा ये वाला। इस आगामी कल के दिन के गत परसों, यानी गत परसों का मतलब जो चला गया भाई, गत परसों का मतलब हो गया जो आपके पास जा चुका है। तो यहां पे इस दिन से परसों वाला दिन, यानी यहां से इसके लिए तो पहला दिन ये हो गया, यानी यहां पे इस दिन की ये बात कर रहा होगा हमें, ये वाला यहां पे आगामी कल के दिन के गत परसों, तो आगामी गण ये है गत परसों, ठीक है। तो देखिए यहां पे रविवार था, यहां पे आपके पास कौन सा बार हो जाएगा, यहां पे जो आपके पास होगा, यहां पे हो जाएगा आपके पास शनिवार। आज आपके पास जो होगा वो होगा आपके पास शुक्रवार, और यहां पे जो आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार इज द राइट आंसर, ठीक। अब बहुत सारे लोगों ने दिमाग क्या लगाया यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने ये क्या लगाया दिमाग कि उन्होंने इसके इस तरफ भी लेके चले गए, इसलिए बहुतों का आंसर यहाँ पे जो है ये गलत आया होगा, जो बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन समझने वाली बात है कि आप क्वेश्चन कैसे समझ पा रहे हो, और वो क्वेश्चन आप तभी समझते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस के लिए जैसे आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, सिंपली समझना इसे, क्या था क्वेश्चन, आगामी कल के, यदि आगामी परसों रविवार है तो हमने कहा बनाया भैया पहले आज हो गया, ये वाला परसों हो गया, तो रविवार हो गया। तो इसने कहा था आगामी कल के दिन के गत परसों, यानी ये आज होगा, आज से के बाद वाला दिन ये, और इससे गत परसों मतलब गत मतलब जो चला गया, जो चला गया परसों, यानी आज से पहले वाला दिन। तो इस टाइप से आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, बृहस्पतिवार यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, और देखिए ध्यान दीजिए, 30 विद्यार्थियों की कक्षा है और अशोक से 7 रैंक आगे है कौन, सीमा। अशोक की रैंक अंश से 17वीं है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब करना क्या है इसमें, देखो सिंपली आपको कुछ ये बना लो, ये कुछ आप इसको ऐसे बना सकते हैं ये, और यहाँ पे ये है अशोक, ठीक है, ये आपके पास अशोक है, और अशोक की यहाँ पे कौन सी रैंक बता रहा है ये, अशोक यहाँ पे अंश से आपके पास 17वें नंबर पे, तो 17वें नंबर पे यहाँ पे अशोक हो गया, और इस अशोक से 7 रैंक ऊपर, 7 रैंक ऊपर का मतलब 17 के बाद 7 और गिन लो, 18 19 20 21 22 23 24, यानी 24th पोजीशन पे यहाँ पे नीचे से, ध्यान रखना ये सब नीचे से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके बैठा होगा कौन, सीमा यहाँ पे बैठा है। अब सीमा लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, डजंट मैटर क्या है, क्योंकि अभी हमें इनकी पोजीशन निकालनी है। अब हमें निकालना था कि भाई आरंभ से इसका स्थान क्या है, या ऊपर से मुझे निकालना है कि इसका स्थान क्या होगा। इसके लिए हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है, टोटल इज इक्वल्स टू होता है आपके पास बॉटम प्लस टॉप -1। किसी भी इंसान का आपका या तो टॉप पता हो, बॉटम पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे टोटल पता है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं,
और अपने को पता है कि भाई क्या निकालना है, यहाँ पे सीमा निकालना है ना, तो सीमा का मुझे पता है कि सीमा नीचे से 24th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 24th लिख दो, यहाँ पे प्लस, अब टॉप से मुझे निकालना है तो टी को ऐसा रहने दो ऊपर से, और -1 यानी ये 23 आएगा यहाँ पे। 33 से आप -23 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टॉप से इसका आंसर मिल जाएगा, यानी 7 इक्वल्स टू टॉप, यानी टॉप से जो इसका स्थान होगा वो 7th पोजीशन पे यहाँ पे ये रहने वाला है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अब ये दिशा वाले क्वेश्चन है, और देखो दिशा वाले क्वेश्चन अगेन, अगर आप वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 8 किलोमीटर वेस्ट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 8 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, अब ये वेस्ट है, इसका मतलब इसको -8 आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद इसने बोला वो दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चढ़ा। अब ये वेस्ट से दाएं मुड़ने का मतलब भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ेगा, सीधी सी बात है, नॉर्थ में तो मुड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ है तो कितना मुड़ा, नॉर्थ को हमेशा हम पॉजिटिव लिखते हैं, मैंने ये भी आपको बताया है। और यहाँ पे आपके पास 3 नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीका। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, इसका मतलब प्लस हम यहाँ पे करेंगे 12 ईस्ट। ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ ईस्ट और वेस्ट को, हमेशा ईस्ट पॉजिटिव होता है, वेस्ट नेगेटिव होता है, नॉर्थ आपके पास पॉजिटिव होगा, साउथ हमेशा आपके पास नेगेटिव होगा, और यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमेशा जो कनेक्शन बनता है आपके पास वेस्ट और ईस्ट के बीच में 12 से, अब देखो यहाँ पे नॉर्थ को मत माइनस प्लस कर देना, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में ही होगा। 12 से 8 माइनस करोगे आप लोग तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 आएगा, क्या आएगा, 4 ईस्ट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट है बड़ा नंबर, तो 4 ईस्ट प्लस 3 नॉर्थ। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस कुछ नहीं होंगे, मैंने कहा ईस्ट और वेस्ट हमेशा प्लस माइनस होता है, साउथ और नॉर्थ हमेशा प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होगा। अब जब इतना आपके पास आ जाता है ना, तो सिंपल सा काम क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है 4 चक्कू 16, यानी इनका स्क्वायर करना है, और 3 3 ज़ा 9, 16 और 9 25 हो जाता है। अब आपको यहाँ पे देखो कि 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 होता है, और 25 इज द राइट आंसर। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे या तो 5 आंसर होता है मैक्सिमम टाइम, या आपको 12 मिलेगा, या फिर आपके पास जो क्वेश्चन मिलता है वो कभी कभार आपके पास 8 भी इसका आंसर होता है। यानी कभी भी चेक करिएगा, ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले और जहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी हो, जिन्हें पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं आती वो इससे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने ये भी कहा है आपको कि जिसको ये समझ नहीं आया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की, वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर मैंने आपको इम्तिहान, इसी तरह से बोला जाता है, बहुत आराम से जो है वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मैंने बताए हुए हैं, तो आप वो वीडियोज़ को जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान देंगे, और विषम आपको बताना है। ठीक है, विषम का मतलब इन सब में कुछ अलग है, और इनके बीच में आपको कनेक्शन अगर आप चेक करोगे ना, तो कनेक्शन देखो यहाँ पे जैसे ही दिखता है, मैं कहता हूँ हमेशा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है। जैसे यहाँ पे देखो, एम के बाद पी, एम के बाद क्या आता है, NOP, है ना, यही आता है ना। मतलब मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे 2 के ऊपर, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे +3, JKLMNOP 3। इसी टाइप से अगर आप ध्यान दोगे EFGH 3, यहाँ पे देखो PQR 3, CDEF 3, तो ये तो बिल्कुल सबके साथ सेम है। इसका मतलब यहाँ पे इनमें कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। और अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, P के बाद क्या आता है, QR, यहाँ पे देखो 2, PQR और बैक साइड जा रहा है, ध्यान रखना, PQR इस टाइप से जा रहा है, P से R की तरफ जा रहा है, PQR। और अगर आप ऐसे ध्यान दो, जब ध्यान आ रहा है आपको कि भाई देखो यहाँ पे D के बाद क्या आता है, H, EFGH, तो मतलब यहाँ पे 4 पे आ रहा है आपके पास, D के बाद EFGH 4 टाइम्स। फिर यहाँ से चेक करोगे आप NOPQR, यानी यहाँ पे भी 4 टाइम्स जाना पड़ेगा आगे की तरफ। तो भाई यहाँ पे विषम ये हो गया, सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ये आपका मैच नहीं कर रहा है, तो आगे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो C यहाँ पे आंसर बन जाता है। बाकी इसको भी चेक कर लेना, यहाँ पे भी सेम आपके पास 4 ही हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 97 क्वेश्चन देखिएगा। कुछ मित्र अष्टभुज आकृति बनाकर एक एक कोने पर बैठे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, इसकी सबसे पहले अष्टभुज आकृति बना दीजिए। तो अष्टभुज आकृति के लिए आपको 8 कोने बनाने पड़ेंगे, और 8 कोने जो बनेंगे कुछ ऐसे बनेंगे। इन 8 कोनों को बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन 8 कोनों को बनाने के बाद इनको एक एक करके यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, तो कहीं पे भी आप महिमा को रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई महिमा यहाँ पे हो, ठीक है, और महिमा के तिरछे सामने कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे राम बैठा हुआ है, ये राम बैठ गया। उसके बाद राम सुषमा के दाहिनी तरफ बैठा है, जो राम है वो सुषमा के दाहिनी तरफ है, तो इसका मतलब आपके पास जो सुषमा होगी वो सुषमा यहां पे होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि दाएं तरफ आपके राम बैठा हुआ है। रवि सुषमा के बगल में और गिरिधर के सामने है। रवि सुषमा के बगल में अब यहां तो हो नहीं सकता, रवि यहीं पे होगा, तो रवि को यहां बनाओ, ठीक है। रवि सुषमा के बगल में बैठा है,
और गिरिधर के सामने, इसका मतलब जो गिरिधर होगा भाई वो गिरिधर कहीं यहाँ पे होगा, ये गिरिधर हो जाएगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गिरिधर चंद्रा के बाएं तरफ है, तो यानी चंद्रा कहाँ पे होगी भाई, चंद्रा यहाँ पे होगी, ठीक है, बाएं तरफ बैठा है गिरिधर, चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है। और यहाँ पे क्वेश्चन और है सावित्री महिमा के दाहिनी तरफ नहीं है, जो सावित्री है वो महिमा के दाएं तरफ नहीं है, तो यहाँ पे सावित्री महिमा के बाईं तरफ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सावित्री नहीं होगी, सावित्री आपके पास यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे आपके पास होगी शालिनी। यहाँ पे कौन आएगी, शालिनी आएगी, इसने बोला ना कि महिमा की बाईं तरफ नहीं है, तो ठीक है, तो यहाँ पे शालिनी आ गई। अब आपको बताना था कि भाई शालिनी के दाईं तरफ कौन बैठा है, देखो ये शालिनी है, अंदर की तरफ सबका मुंह है, तो इसका दाएं हाथ इस तरफ होगा, यानी रवि यहाँ पे आपके पास सही आंसर आ जाता है कि रवि भाई इसके दाएं हाथ में बैठा होगा। चलिए 98 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यदि सुधा प्रिया के पिता के ओके, अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आता है तो आपको सिंपली एक ही चीज़ ध्यान रखनी, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे आपको चलना है। जैसे इसने क्या कहा, जो सुधा है प्रिया के पिता, प्रिया के पिता, यानी प्रिया को कुछ ऐसे बना लो, ये प्रिया है, प्रिया फीमेल है तो हमेशा मैं ऐसे बनाता हूँ, प्रिया के पिता, तो प्रिया के पिता कहीं यहाँ पे होंगे भाई, ये प्रिया के पिता हो गए। और इसने क्या कहा, प्रिया के पिता, यानी इस पिता के भी पिता, इस प्रिया के पिता, ये कुछ ऐसा होगा, है ना। जो सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी, अब इस पिता का बेटा कौन है, पिता का बेटा तो यही है कि पत्नी मतलब इस पिता की पत्नी ये वाली, तो पत्नी के लिए हमेशा हम ऐसे साइन बनाते हैं, इसकी पत्नी कुछ ये हो गई यहाँ पे, तो ये इसकी पत्नी हो गई, की पुत्री है कौन, सुधा, तो मतलब पत्नी की पुत्री बोले तो यहां पे ये आपके पास आ गई सुधा, ठीक है। अब यहां पे क्या बताना था कि यदि दादा का कोई पौत्र नहीं है, ओके, मतलब बेटा कोई नहीं है, तो सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है, ठीक है। तो प्रिया और सुधा के बीच में रिलेशन बताना है, और देखिए ध्यान दो, प्रिया और सुधा के बीच में आपके पास जो रिलेशन बन रहा है वो बहन का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। यानी देखिए ना, ये प्रिया है, प्रिया के पिता, और ये पिता की पत्नी, तो यानी ये इन दोनों के तो बच्चे होंगे, इन दोनों के बच्चे कौन से होंगे, प्रिया और सुधा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है बहन, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाओ, ये ज़्यादा इजी होता है बनाने को और समझने को, बाकी जिसको जिस बेस पे आता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। निम्न में से विषम विकल्प का चयन कीजिए, और यहाँ पे अगर आप ध्यान देते तो ये दिख रहा है, ये 8 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे आपके पास 12 का स्क्वायर दिख रहा है, 12 का स्क्वायर दिख रहा है। फिर अब हम इसमें विषम देखेंगे तो आप देखोगे यार ये सम संख्या है 8, ये भी सम है 10, ये भी सम है 12। सम वो नंबर्स होते हैं जिनको आप 2 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ये यहाँ पे जो 9 है वो एक विषम नंबर है। विषम नंबर मतलब जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आपके पास बी वाला आंसर हो जाता है, यानी जो यहाँ पे स्क्वायर है वो सारे सम के स्क्वायर हैं, और जो एक ही है यहाँ पे जो सम का स्क्वायर नहीं है वो आपके पास 81 हो जाता है। प्रश्न संख्या 100, और अगर आप इससे लास्ट वाला अगर टेस्ट पेपर उठाएंगे, या कांस्टेबल वाला होगा या मे बी 664 वाला होगा, और मैं उसमें एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि देखिए इन क्वेश्चनों को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको बड़ा नंबर दिखे इनको बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो 5 + 4 आपके पास कितना आता है 9, और इसमें आप 9 में अगर मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपके पास 18 आता है। 6 + 3 9, और 9 में मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पे 3 करोगे तो 27 आएगा। 12 + 4 आपके पास 16 होता है, तो 16 में आप यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 96 मिलेगा। तो आप देखोगे यार कि मैं यहाँ पे 6 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो 12 और 4 यहाँ पे 16 होते हैं, 16 में 6 को अगर आप यहाँ पे, ठीक है, 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 96 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस कुछ नहीं करना है, इसका एक ही तरीका है कि अपने एक नोटबुक बनाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन लगाओ। हर एक जो भी प्रैक्टिस सेट है ना, हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ अलग क्वेश्चन ही मिलता है। अब वो जो क्वेश्चंस है अगर आपकी कॉपी पे नोट रहेगा तो आप 50 बार उसे देखेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा, यार एक कुछ ऐसा भी होता है। यकीन मानिए जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आएगा यार इसमें ये कुछ लॉजिक लग सकता है। और मैं ये वाला लॉजिक लास्ट वाली वीडियो में मैं भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।